नमस्कार, खास प्रोग्राम वकील आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, मौजूद हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। के नमस्कार, धन्यवाद। तो आज चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले सबसे पहला सवाल धर्मेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता वकील साहब से पहला सवाल, क्या किसी अपराधी को पासपोर्ट जारी हो सकता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आम जनता से जुड़ा हुआ भी है। वो इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट एक अपना प्रतिपादित सिद्धांत दिया, जिसमें जो पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा अप्लाई कराया जाता है, उस पासपोर्ट को अप्लाई करते समय एक अंडरटेकिंग दी जाती है कि हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, हम किसी केस में सजा याफ्ता हैं या नहीं हैं, हमारे खिलाफ कोई फाइनेंशियल जो देनदारियां हैं वो हैं या नहीं हैं। तो इस तरह की एक अंडरटेकिंग दी जाती है और या पुलिस रिपोर्ट या LIU की रिपोर्ट जो आती है उसमें इस तरीके से ये जो कंटेंट्स हैं उसको फिल किया जाता है। लेकिन और मुरादाबाद से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कुछ सवाल है। हसरुत सिंह, तो कुछ सवाल इनका है, पूछते हैं क्या है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मेरा प्रश्न ये है, हमारी बीवी ने एक शादी हमें छोड़कर बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरी शादी छोड़कर तीसरी शादी कर ली। तो एक शादी 125 जो मुकदमा चल जाता उसमें हमने सारे प्रूफ लगाया था, वो कर दी थी, प्रूफ कर दी थी। फिर उसके बाद में हमने 494 मुकदमा चल गया। 494 का मुकदमा अब विचाराधीन है, 125 खत्म हो गया। तो क्या सर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 494 चल गया मुकदमा, उसमें निगलेक्ट कर रही है। देखिए 494 IPC के अंतर्गत जो आपकी FIR हुई, उसमें निश्चित रूप से एक पति के रहते हुए बिना तलाक के दूसरा विवाह कर लेना अपने आप में गंभीर अपराध है। आपने इस धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और वो रिपोर्ट में जांच होने के बाद चार्जशीट ऑनरेबल कोर्ट में आई, जिसका विचारण चल रहा है, ऐसा आपका कहना है। इसी के साथ में जब उसने दूसरा विवाह किया या उसके साथ तीसरा विवाह जब उसने किया, तो 125 CRPC की जो प्रोसीडिंग्स थी, उस प्रोसीडिंग्स में आपने यही ऑब्जेक्शन फाइल किया कि इन्होंने दूसरी और तीसरी शादी कर ली है। तो ऐसी स्थिति में इनका मेंटेनेंस इनको नहीं मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही प्रोसीडिंग्स की, जिसमें आपके फेवर में 125 CRPC का ऑर्डर हुआ। साथ ही साथ 494 IPC में आपको जो आपके साक्ष्य हैं, यानी उसने दूसरी शादी की, उसके जो साक्ष्य हों, उन साक्ष्यों को अगर आप न्यायालय के समक्ष सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो 494 ताजीरात हिंद के अंतर्गत उनको पनिशमेंट मिल सकता है। साथ ही साथ आपने तो एक और घटनाक्रम उसके साथ जोड़ दिया कि उसने तीसरा विवाह भी किया। तो ऐसी स्थिति में 494 IPC का केस आपकी तरफ से रजिस्टर्ड हुआ। उसके साथ ही साथ अगर सेकेंड और थर्ड मैरिज का डिटेल भी आप उसमें मेंशन करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसी तथ्यों के माध्यम से ऐसी घटना की पुष्टि होने पर उनको सजा का जो प्रोविजन है वो सजा उनको मिलेगी। जी वकील साहब, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, सवाल है, क्या मुस्लिम पत्नी को इद्दत के समय तक ही भरण पोषण पाने का हक है? प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूं, जो आपने पहला क्वेश्चन किया था वो मेरा अपूर्ण हो गया था दर्शक के फोन आने की वजह से। पहले मैं उसको पूर्ण कर देता हूं, फिर उसके बाद आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर भी देता हूं। पहले प्रश्न में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी नई विधि व्यवस्था दी, उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुई, यानी FIR रजिस्टर्ड हुई, और FIR रजिस्टर्ड होने के बाद उनके जो LIU की जांच या पुलिस की जांच हुई, उसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का वो डिटेल मेंशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट बनाने में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन वह व्यक्ति सजा याफ्ता ना हो। उस व्यक्ति का जो ट्रायल है, उस ट्रायल में पूर्ण होने के बाद उसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना हुआ हो। महत्वपूर्ण ये है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही अच्छे से इसको एलेबरेट करते हुए अपनी जो ओपिनियन दी, उस ओपिनियन में कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी FIR रजिस्टर्ड हुई है तो उस FIR के रजिस्टर्ड हो जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि उस व्यक्ति को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए, या वह व्यक्ति गंभीर अपराधी की श्रेणी में आ गया है, या वह व्यक्ति उन पासपोर्ट के जो नियम हैं उन नियमों को वो फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर रजिस्टर्ड हुई है तो ऐसी परिस्थिति में वह
पासपोर्ट पाने का हकदार है, उसको अपने संवैधानिक अधिकारों में एक ये भी है कि वो कहीं जा आ सकते हैं, जिसके लिए पासपोर्ट की महती आवश्यकता होती है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बिंदु को बहुत ही गहनता से अवलोकित करते हुए ये लेटेस्ट में प्रतिपादित सिद्धांत दिया, जिससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। इसके साथ ही दूसरा प्रभु जी जो आपका प्रश्न है कि इद्दत, नहीं वकील साहब, एक इसी में जोड़ना चाहूँगा मैं जी। जैसे कि एफआईआर दर्ज हुई और दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक उसका पासपोर्ट जो है वैलिड है मान्य। अगर दोष सिद्ध हो जाता है या किसी मामले में वांछित होकर उसको सजा है या उसको जेल हो जाती है 1 या 2 दिन की भी, तो क्या उसको पासपोर्ट वैलिड है, मिल जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो प्रतिपादित सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में इस विषय को भी बहुत ही गहनता से अवलोकित किया। उसका माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो प्रतिपादित सिद्धांत दिया, उसमें इस बिंदु को भी उन्होंने डिस्कस किया और ये कहा कि यदि कोई सजायाफ्ता व्यक्ति है तो सजायाफ्ता व्यक्ति को पासपोर्ट जब बनता है उस समय इस रिपोर्ट के लग जाने के बाद पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड हुई है और वो 1-2 दिन के लिए जेल गया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी न्यायालय से सजायाफ्ता होने का आदेश पारित नहीं किया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। जी वकील साहब, तो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटे ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो वकील, आपका मैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन अगला पूछते हैं, क्या मुस्लिम पत्नी को इद्दत के समय तक ही भरण पोषण पाने का हक है? माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने अभी इस विषय पर एक जो प्रतिपादित सिद्धांत दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इससे पहले इद्दत का जो मियाद है, उस मियाद के दरमियान जो मुस्लिम पति हैं वो भरण पोषण की राशि दे देते थे या मेहर की राशि को वो जैसे ही तलाक की बात होती थी वो प्रदान कर देते थे। लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्रतिपादित सिद्धांत दिया वो अति महत्वपूर्ण है कि कोई भी मुस्लिम पत्नी, वह मुस्लिम पत्नी इद्दत की मियाद के बाद भी तब तक वह मेंटेनेंस का अमाउंट पाने की हकदार है जब तक कि दूसरा विवाह नहीं हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा देखने में आया कि जो मुस्लिम परिवारों में तलाक की प्रथा और उस तलाक के प्रथा के अनुसार तलाक हुआ और उसमें जो महिला है उस महिला को बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में एक ये सामाजिक विषय भी है और एक ये विधिक विषय भी है, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्रतिपादित सिद्धांत दिया, वो प्रतिपादित सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई मुस्लिम पत्नी वह अगर इद्दत की मियाद बीत गई, उसके बाद भी विवाह दूसरा नहीं हुआ है, निकाह दूसरा नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में वह मेंटेनेंस के अमाउंट पाने की हकदार है। और माननीय उच्च न्यायालय का यह प्रतिपादित सिद्धांत एक लैंडमार्क सिद्धांत के रूप में आया है। जी वकील साहब, एक और सवाल दिमाग में आया है। नगर निगम के चुनाव भी आ गए हैं, तो जो नगर निगम के मामले में नगर निगम की सीमा में आने वाले भवनों पर कर किस आधार पर लगता है? धारा 173, 179 के तहत। जी देखिए, जो नगर निगम अधिनियम है वो नगर निगम अधिनियम, नगर महापालिका अधिनियम 1959। तो नगर महापालिका अधिनियम के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को कोई भी नगर निगम को फॉलो करना होता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ऐसे ही हर स्टेट में जो नगर निगम के लिए लॉ बनाया गया है वो स्पेसिफिक है और सेपरेट है, बहुत जगह पर सिमिलर भी है। तो अभी आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य तौर पर इस समय नगरीय परिसीमा के अंतर्गत जो भवन हैं, उन भवनों में बहुत सारी समस्याएं इस बात की आ रही हैं कि जो भवन हैं उनका कर का निर्धारण किस आधार पे हो, उन भवनों का असेसमेंट किस आधार पे हो, उन भवनों पे जो टैक्स की लायबिलिटी है वो किस आधार पे हो, क्योंकि इसका कोई भी सेट फॉर्मूला अभी तक इस एक्ट में, अभी कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के नए सर्कुलर्स भी आए हैं, उसके बाद भी इसका एक सेट फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। उसी वजह से बहुत सारे नगरीय परिसीमा के अंतर्गत रहने वाले लोग, जिनके अपने आवासीय प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वो सब कहीं ना कहीं इस समस्या से परेशान हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि नगरीय सीमा के अंतर्गत जो भवन है उनमें कर का निर्धारण, तो यह जो अधिनियम है उस अधिनियम में
प्रोविजंस चाहे 172 की बात करें, चाहे 173 की बात करें, 174 की बात करें, इन सेक्शंस में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि किसी नगरीय परिसीमा के अंतर्गत अगर कोई भवन है और उस भवन का स्पेसिफिक सर्वे कराते हुए भवन के मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन के आधार पे, यहाँ पर यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि वार्षिक मूल्यांकन किस तरह से होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वार्षिक मूल्यांकन के आधार पे कर का जो निर्धारण किया जाता है वह कर का निर्धारण सही है या नहीं है, यानी वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अदरवाइज इसके जो इम्पैक्ट हैं वो जो कर देने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर पड़ते हैं और सही निर्धारण यानी सही सर्वे ना होने की वजह से अत्यधिक कर को देना पड़ता है। तो नगरीय परिसीमा में जितने भी भवन आते हैं उनमें नगर महापालिका अधिनियम या नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए सर्वे करा के टैक्स को इम्पोज करने की जो राइट हैं वो नगर महापालिका को होते हैं। जी वकील साहब, धारा 173, 179 में क्या क्या प्रावधान है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि कोई भी असेसमेंट अगर हुआ और वो असेसमेंट अगर गलत तरीके से हो गया, उसका जो निर्धारण है असेसमेंट का वो गलत तरीके से हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो अपील है वो अपील 472 के अंतर्गत जाती है। उसी अपील के साथ में 172, 173 के जो प्रोविजंस हैं उसमें सर्वे जो कराया जाता है वो सर्वे प्रॉपर होना चाहिए या सर्वे करने वाला व्यक्ति एक स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए या ऑथराइज पर्सन जो हो वो उसका स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि स्पेशलिस्ट पर्सन ही सर्वे प्रॉपर प्रोसेस से कर पाएगा। और अगर सर्वे सही नहीं होता तो निश्चित रूप से असेसमेंट के बाद जो अमाउंट फिक्सेशन होता है वो अमाउंट एक्सेस फिक्स हो जाता है और उसके बाद जो भवन स्वामी हैं या जो उद्यमी हैं जिनके यहाँ से कर का रिकवरी की जाती है वो गलत तरीके से होती है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है उसमें किसी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई समस्या है जिससे उसको ये लगता है कि उसका जो भवन है उसका कर का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है तो वो 173, 172 के अंतर्गत उस पर असेसमेंट अपील फाइल कर सकते हैं। अब जब असेसमेंट अपील फाइल करेंगे तो असेसमेंट अपील को फाइल करने में जो उनके ऊपर सर्वे करने के बाद टैक्स को इम्पोज किया गया है ये एक सामान्य समस्या है। इस समय इस समस्या से मुझे लगता है कि हर 8-10 लोगों के बाद में एक मकान का मालिक इस समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि सर्वे करने के बाद में जो नगर निगम के ऑफिसर्स हैं वो अप्रॉक्स घर में बैठे बैठे यानी ऑफिस में बैठे बैठे वो एक एरिया का प्रॉपर सर्वे कर लेते हैं, वहाँ के सर्किल रेट को देख के अपने सर्वे रिपोर्ट को दे देते हैं, वहाँ पर मार्केट रेट को देख के अपने सर्वे रिपोर्ट को दे देते हैं। तो ये निश्चित रूप से अनियमितता है, ये अवैधानिक कृत्य है, क्योंकि इसमें कर का निर्धारण उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिनिमम होना चाहिए जिससे कि कर का भार भवन स्वामी के ऊपर अत्यधिक रूप से न पड़े। जी वकील साहब, अगर गलत कर का निर्धारण हो जाता है तो इसके लिए एक अपील कहाँ की जा सकती है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जो भवन है उस भवन में कर का निर्धारण किया गया और वो निर्धारण सर्वे पूर्व में जो हुआ उसमें गलत तरीके से हुआ। फॉर द एग्जाम्पल मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि हम अगर लखनऊ की बात करते हैं तो हजरतगंज का जो एरिया है उस एरिया के कर का निर्धारण सर्किल रेट के अकॉर्डिंग किया गया और उसी के साथ में दूसरा केसरबाग का एरिया है, केसरबाग के एरिया का निर्धारण भी सर्किल रेट के अकॉर्डिंग किया गया। अब हजरतगंज का सर्किल रेट नॉर्मली ज़्यादा होगा, केसरबाग का जो सर्किल रेट है वो उससे कुछ कम हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर अगर कर का निर्धारण समान रूप से कर दिया जाएगा, एक जैसे ही कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, भवन स्वामी हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं इसका एक दबाव बनता है और दबाव बनने के बाद वो अत्यधिक कर को अदा करते हैं। इसके लिए नगर निगम अधिनियम के धारा 472 और 472 से लेकर 481 तक में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को अगर फॉलो किया जाए, यानी सही सर्वे कराया जाए, सही कर का निर्धारण किया जाए, तो किसी व्यक्ति को कर अदा करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कर का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है तो जो भवन स्वामी हैं उनको प्रथम दृष्टया जो लघुवाद न्यायालय है यानी जेएससीसी कोर्ट है वहाँ पर प्राइमरी स्टेज पर अपनी अपील फाइल करने का अधिकार है। अपील फाइल करने के बहुत सारे बिंदु हैं कि किन बिंदुओं पर अपील प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन वो अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। उस अपील में उनको यह ध्यान रखना है कि जो
कर का निर्धारण हुआ है उसमें यदि सर्वे गलत हुआ है तो उन्हें उस सर्वे को चैलेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि उसमें कर का निर्धारण करते समय जो वैल्यू है उस वैल्यू को गलत तरीके से आगणित किया गया है तो निश्चित रूप से उस आदेश को चैलेंज किया जाएगा। या किसी नगर निगम द्वारा व्यक्ति को जो रिकवरी के लिए नोटिस दिया जाता है यानी मांग पत्र दिया जाता है, उस मांग पत्र में किसी तरह की कोई आपत्ति है तो इन बिंदुओं पर भी अपील फाइल की जाती है जो लघुवाद न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। और लघुवाद न्यायालय के समक्ष कोई भी वाद विरचित होता है, उसका निर्धारण होता है तो उसके बाद उस पर अपील करने का भी प्रोविज़न है, यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपील की जा सकती है और उस अपील में उस आदेश को चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ मैं दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात और भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मामलों में नगर निगम ने कोई अवैध भवन को मानते हुए उस पर निर्धारण किया और भवन को डेमोलिश करने के डायरेक्टिव्स दे दिए, या उस भवन में जो उन्होंने कर का निर्धारण किया था उसका आगणन गलत हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में यदि गिराने का कोई भी नोटिस आता है तो उस नोटिस के खिलाफ जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष सीधे पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपनी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। तो जो अधिनियम में जो एक्ट में प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में जेएससीसी माननीय जेएससीसी कोर्ट में अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, और अगर स्पेशल नोटिस है डेमोलिश करने का तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं। और इन जो मैंने बिंदु अभी दर्शकों को बताए उन बिंदुओं पर दर्शकों को बड़ी गंभीरता से पहले अवलोकित करना चाहिए कि उनको रिलीफ क्या चाहिए। उस रिलीफ के अकॉर्डिंग ही अपील का जो फोरम है वो निर्धारित किया गया है और उसमें अपील करने के बाद रिलीफ मैक्सिमम मिल जाता है, क्योंकि नगर निगम का जो अधिनियम है उस अधिनियम को खुद विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा सही तरीके से फॉलोअप नहीं किया जाता है। जी वकील साहब, गलत कर निर्धारण जो है उस पर धारा 472 और 481 इनमें क्या क्या प्रावधान है? जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि 472 के अंतर्गत माननीय सेशन कोर्ट में, माननीय जेएससीसी कोर्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो जो अपील फाइल करेंगे, अपील फाइल करते समय आपने किस बिंदु पर मांग पत्र को चैलेंज किया है। अगर आपने असेसमेंट गलत हुआ है इसको चैलेंज किया है तो आप री असेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन दे करके। इन सेक्शंस में यही प्रोविजंस हैं कि आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन में विद इन 15 डेज आपको अपील भी करनी है। विद इन 15 डेज अपील करने के साथ ही आपको एक एप्लीकेशन देनी है कि साहब इसका असेसमेंट जो हुआ है वो असेसमेंट गलत तरीके से हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर असेसमेंट गलत तरीके से हो गया है तो असेसमेंट को सही कराने का क्या तरीका है? या तो विभाग खुद ही अपना असेसमेंट कर ले या स्पेशल पर्सन को अपॉइंट करके उसका दोबारा सर्वे कराए और दोबारा जो सर्वे हो उस सर्वे के अनुसार वह जो कर का निर्धारण है वो सही तरीके से करे, क्योंकि कर का भुगतान एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उस सामान्य प्रक्रिया में जो उपभोक्ता है या जो कर प्रदाता है उसके ऊपर कोई नाजायज़ दबाव ना पड़े, यह भी गवर्नमेंट को समझने की जिम्मेदारी है, नगर निगम को समझने की जिम्मेदारी है। और इसी के अकॉर्डिंग एक्ट के लाइट में एक प्रॉपर फॉर्मूला बनना चाहिए जो अभी ज़्यादातर नगर निगम पर सीमा के अंतर्गत नहीं हो पाता है। अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, अगर किसी मामले में किसी प्रकार विवाद होता है तो क्या मध्यस्थ जो है उससे उसका निर्णय लिया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत एक प्रोविज़न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो सेक्शन 474 के अंतर्गत आता है, जिसमें कोई भी केस कोर्ट में अगर पेंडिंग है और जब कोर्ट में केस पेंडिंग है तो ऐसी परिस्थिति में नगर निगम एक पार्टी होगी, दूसरी पार्टी होगी जिसने असेसमेंट अपील फाइल की है, यानी पीड़ित पक्ष होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उस अपील के विचारण के दौरान, यानी जिस दिन अपील फाइल की गई और जब अपील पे एविडेंस और सारी क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई और अपील पे जजमेंट होने की सिचुएशन आ गई, उससे पहले कभी भी दोनों पक्ष यानी नगर निगम और जो पीड़ित पक्ष है दोनों पक्ष कभी भी असेसमेंट पे या किसी भी बिंदु पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देके यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो
ऑनरेबल कोर्ट में हमारी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, हम इस प्रोसीडिंग में आगे नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई इसका आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाए, कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होकर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करते हुए हम लोगों के बीच में एक प्रॉपर वे निकाल दें जिससे कि इस तरह की लायबिलिटी से बच सके और नगर निगम को जो एक्चुअल टैक्स पे होना चाहिए वो पे उनका हो जाए। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के अंतर्गत अगर कोई आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो रही है तो आर्बिट्रेशन के क्लॉजेस के अकॉर्डिंग, चाहे सेक्शन 9 की बात हो, सेक्शन 11 की बात हो, आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आर्बिट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है इसके अकॉर्डिंग नगर निगम और जो पीड़ित पक्ष है दोनों मिलकर किसी भी एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर उनके बीच में वो आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट जिसका किया गया है उसकी वर्किंग से सेटिस्फाइड है तो ठीक है। अदरवाइज ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेक्शन 9 के अंतर्गत वो रिट फाइल करते हुए आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। हाँ वकील साहब, सवालों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अनिल शर्मा झांसी से दर्शक जुड़ चुके हैं। शर्मा जी पूछिए अपना सवाल। अनिल, आपको आवाज आ रही है? अनिल शर्मा जी, शायद संपर्क टूट गया है, तो चर्चा जारी रखते हैं। तो वकील साहब, किसी भी संपत्ति का अगर पुनः मूल्यांकन कराना हो तो उसके लिए क्या कोई विशेषज्ञ नियुक्त कर सकते हैं? जी, जैसा कि दर्शकों को मैंने पहले भी बताया, जो नगर निगम अधिनियम में प्रोविज़न है उसमें सेक्शन 475 475 के अंतर्गत कोई भी विशेषज्ञ, ऐसा विशेषज्ञ जो बहुत भौतिक रूप से मौके का अवलोकन कर सकता हो, उसका अवलोकन करने के बाद विशेषज्ञ की नियुक्ति हो सकती है। जी, अनिल शर्मा झांसी से जुड़ चुके हैं। पूछिए अनिल जी अपना सवाल। वकील जी अपना। सर, मैं लिव इन रिलेशनशिप के विषय में एक सवाल करना चाहता हूँ कि पुरुष प्रधान समाज होने के नाते लिव इन रिलेशनशिप में पुरुष को तो हमेशा से मुक्त कराया गया है और अगर लिव इन रिलेशनशिप से बच्चे पैदा होते हैं तो उनका अधिकार सुरक्षित किया गया है। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप, अनिल आवाज वॉल्यूम थोड़ा कम करिए, आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम कम करिए। हेलो जी बोले। जी, मैं झांसी से बोल रहा हूँ, अनिल शर्मा। मैं लिव इन रिलेशनशिप पे एक विचार पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होते हैं। हेलो, पूछें अनिल जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही पूछें। हेलो जी कंटिन्यू अनिल जी, आवाज आ रही है आपकी। सर, लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होते हैं उनका हक सुरक्षित किया हुआ है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला होती है उसके हक की कहीं भी कोई रक्षा नहीं है। तो उस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप किस तरह का है, इसमें किस तरह से अधिकारों की रक्षा की जा रही है। देखिए अनिल शर्मा जी, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है, इसलिए कि ये समाज में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत आए इस बीच में, और उसमें लिव इन रिलेशनशिप को जिस तरीके से मान्यता दी गई और समाज में इसकी बहुतायत, यानी ये प्रचलित भी बहुत हो रहा है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं तो वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में बहुत लोग रह रहे हैं और वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित सिद्धांत पारित किया गया कि लिव इन रिलेशनशिप में दो बालिग लड़का और लड़की अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनसे अगर किसी उनसे किसी अगर संपत्ति, उनसे किसी पुत्र की पुत्री की उत्पत्ति होती है तो वो जैविक संतान के रूप में माना जाएगा, यानी वो बायोलॉजिकल चाइल्ड के रूप में माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो जैविक संतान के रूप में मान्यता मिली उससे उनके विधिक अधिकार तो सुरक्षित हो गए। अब यहाँ पर जो महिला या जो लड़की रह रही है लिव इन रिलेशनशिप में, उसके अधिकारों का संरक्षण कैसे हो, तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस विषय पर भी माननीय न्यायालय ने अभी
कई प्रतिपादित सिद्धांत दिए हैं, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए लड़की ने मेंटेनेंस क्लेम किया कि साहब मैं इनके साथ में रह रही हूँ लिव इन रिलेशनशिप में, और ये एक लीगल लिव इन रिलेशनशिप है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको हमारे मेंटेनेंस के राइट मिलने चाहिए। उस पर ऑनरेबल कोर्ट के व्यू बहुत ही क्लियर है कि मेंटेनेंस आपको इनके द्वारा मिले। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में दो बालिग व्यक्ति आपस में एक साथ आपसी सहमति से रहते हैं, जिनके बीच में मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मैरिज या निकाह या किसी भी तरह का जो लीगल रिलेशनशिप आफ्टर द मैरिज मिलता है राइट, वो नहीं होता है। तो यहाँ पर आपसी सहमति से रहते हैं। प्रश्न ये है कि दोनों बालिग हैं या नहीं हैं, दोनों की स्वेच्छा से आप जो रह रहे हैं वो स्वेच्छा से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, उनके साथ ही साथ उनके ऊपर किस तरह का ऐसा कोई दबाव तो नहीं है जिसकी वजह से वो एक साथ रहने को मजबूर हुए हैं। यहाँ पर पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति पर तो उनको विधिक अधिकार दे दिया गया कि वो जैविक संतान के रूप में अपने अधिकारों का क्लेम करते हुए अपने राइट को वो इस्टेब्लिश कर लेंगे और उसे ले सकते हैं। लेकिन महिलाओं के संबंध में अभी स्पष्ट लॉ जैसा होना चाहिए, यानी जो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जिस तरीके से मैरिड वीमेन को राइट मिलते हैं, वो राइट अभी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली वीमेंस के लिए इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से बहुतायत में इस तरह के रिश्ते इस्टेब्लिश हो रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे कानून में इस तरह का परिवर्तन जरूर होगा कि महिलाओं को भी उनके विधिक अधिकार कितने अधिक से अधिक मिल जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। जी अनिल जी, सवाल का आपका जवाब मिल गया। वकील साहब, निकाय चुनाव नज़दीक हैं और निकाय चुनाव से संबंधित ही एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो होर्डिंग्स लगती हैं चुनाव में प्रचार के दौरान, प्रचार के लिए पार्टियों द्वारा, तो अवैध होर्डिंग पर क्या कार्रवाई नगर निगम कर सकता है? देखिए, नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम को यह अधिकार है कि जितने भी प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स को लगाया गया है उनका वो प्रॉपर टेंडर करें, और उस टेंडर के साथ में जो होल्डिंग्स लगी हुई हैं उन होल्डिंग का वो एक टैक्स रिकवर करें। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो नगर निगम के अंतर्गत होल्ड परिसीमा है उसमें जो होल्डिंग लगाई जाती हैं, उन होल्डिंग में अगर 10-15 होल्डिंग लीगल लगी हुई हैं जिनमें टैक्स की अदायगी होती है, तो इतनी ही होल्डिंग अवैधानिक तरीके से भी लगा दी जाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की इग्नोरेंस होती है या डिपार्टमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नियम यदि बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो उस कानून का अनुपालन सभी को करना चाहिए। अब 2 होल्डिंग का आप रेंट दे रहे हैं नगर निगम को, उसके साथ में 2 होल्डिंग ऐसे ही लगा ली हैं कंपनियों ने, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को जो कर प्रदायगी है उस कर प्रदायगी में वो ब्रीच कर रहे हैं, यानी वो धोखा कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत रिकवरी की प्रोसीडिंग्स तो हो ही सकती हैं, उन अवैध होल्डिंग्स को हटाने की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शंस के अंतर्गत नगर निगम चाहे तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी रजिस्टर्ड करा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम को अधिकार दिया गया है कि वो विधिक रूप से जिस पे उनको टैक्स कर यानी रेंट मिल रहा है उन होल्डिंग्स को वो लगाने के लिए अपना जो उनका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग परमिशन दें, लेकिन अवैध रूप से लगी हुई होल्डिंग्स को हटाने का अधिकार भी नगर निगम को है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे देखने में घटनाक्रम भी आते हैं। कभी कभी आंधी तूफान आने पर इस तरह के होल्डिंग्स के गिर जाने से लोगों को बहुत जनहानि होती है। तो नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उसको नगर निगम को फॉलो करने का भी राइट है, जिसके अंतर्गत वैध होल्डिंग्स को लगाने में ही नगर निगम सपोर्ट करे। अवैध होल्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने का अधिकार भी नगर निगम के पास ही है। वकील साहब, कभी कभी देखा यह जाता है कि जो समय होता है निर्धारित होता है कि जैसे 1 माह का समय या 15 दिन का समय नगर निगम देता है कि आप इतना टैक्स जमा कर दिए और आप अपनी होल्डिंग्स या जो भी लगाना है आप लगा लीजिए, लेकिन किसी मामले में कहीं देखा गया कि 1 महीने का टाइम दिया गया लेकिन वो 15 दिन में ही हटा दिया गया। तो ऐसे मामलों में जो पीड़ित पक्ष है वो कहाँ अपील कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जो टेम्परेरी फेस पे नगर निगम द्वारा ऑथराइजेशन दिया जाता है, उस टेम्परेरी फेस पे जिसको भी इस तरह का ऑथराइजेशन दिया जाता है वो
नगर निगम को एक सर्टेन पीरियड का टैक्स पे करता है। अब नगर निगम को सर्टेन पीरियड का टैक्स पे करता है और ऐसी सिचुएशन में नगर निगम यदि उन होल्डिंग्स को उन टाइम से पहले ही रिमूव कर देती है तो निश्चित रूप से ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि नगर निगम और होल्डिंग को लीज पर लेने वाले कंपनी या व्यक्ति के बीच का एक अनुबंध होता है। वो अनुबंध जो होता है वो अलॉटमेंट के लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन किया हुआ होता है। दोनों पक्षों को क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो अप करनी है ये अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होता है। और अलॉटमेंट लेटर में अगर नहीं है तो दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो नगर निगम है, यदि नगर निगम की तरफ से कोई अनियमितता हुई है और पीड़ित पक्ष को कार्रवाई करनी है तो सिविल कोर्ट में भी ऐसी अनियमितता के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं या ऐसे अनियमितताओं के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलों में यह देखने में आया। कई डिस्ट्रिक्ट का मामला है, अब जो कंपनी है उस कंपनी को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा तो वो निश्चित रूप से इन इश्यूज़ को लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं और याचिका में जो उनकी ग्रीवांस है उस ग्रीवांस के अकॉर्डिंग उनको रिलीफ मिल सकता है। ये तो नगर निगम अधिनियम की हम आप डिस्कशन और जो बातें हैं वो कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मामले और भी होते हैं और भी अधिनियम में हम आबकारी अधिनियम की अगर बात करते हैं तो उसमें भी कभी कभी जिनको ठेका मिला हुआ होता है उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि 15 दिन बाद उनको लाइसेंस प्राप्त हुआ, 15 दिन का समय लेकिन टैक्स का उनको अदा करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में ये जो विषमताएँ हैं, ये जो असमानताएँ हैं और ये जो समस्याएँ हैं, इनके लिए ऑनरेबल सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। जी वकील साहब, एक सवाल और है कि जैसे कोई मकान है और कोई पक्ष उस पर उसका जो अलॉटमेंट होता है, कुछ हिस्से पर अगर उसका अलॉटमेंट है और जो मकान है उसमें विवाद हो गया दो पक्षों में और किसी स्थिति में एक पक्ष के पास मकान आ जाता है तो जो अलॉटमेंट जिसका है, 1 कमरा 2 कमरा जो भी अलॉटमेंट है, तो क्या उसको खाली करना पड़ेगा? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न पे एक जॉइंट प्रॉपर्टी, उस जॉइंट प्रॉपर्टी के एक पार्ट में एक कोई टेनेंट जिसका अलॉटमेंट है, अब मकान मालिकों के बीच में आपसी डिस्प्यूट जो था वो कोर्ट गया और कोर्ट से ये डिसाइड हुआ कि अमुक हिस्से का यह व्यक्ति मालिक है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको अपनी जगह वैकेट नहीं करनी है किराएदार को। किराएदार ने यदि दोनों को पक्षकार बना के कोई अलॉटमेंट कराया है तो उसके पास अधिकार ये है कि वो जो रेंट जमा कर रहे हैं, अब तो क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है, पहले सिविल कोर्ट को रेंट डिपॉजिट करने का राइट थे, अब वो राइट एडमिनिस्ट्रेशन साइड में आ गए, यानी एडीएम महोदय के क्षेत्राधिकार में, एसीएम महोदय के क्षेत्राधिकार में वो विषय आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो रेंट है वो रेंट उसको किराएदार को यानी अलॉटी को लीगल प्रोसेस से कोर्ट में जमा करना चाहिए और उनके बीच में जो पार्टीशन हुआ है, जिस पार्टीशन से उस व्यक्ति को यह अधिकार मिला है कि वो किराएदारी वाले भाग का मालिक हो गया है, तो किराएदार को यह चाहिए कि जो उसका मालिक हुआ है उस डिक्री की कॉपी लगाते हुए उसके नाम से किराए को जमा करें और वो किराएदारी उनकी समाप्त नहीं मानी जा सकती है। वो काबिज रहेंगे उस पर। वो काबिज रहेंगे। जी वकील साहब, दूसरा सवाल यह है कि अभी राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल बंगला खाली कर दिया है, सदस्यता खत्म हुई लोकसभा से उनकी। इन केस आज तो उन्होंने बंगला खाली कर दिया है, लेकिन कल को अगर उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है तो उसके बाद क्या वो बंगले का क्लेम कर सकते हैं? देखिए, किसी भी सांसद को, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे संसद में हो, या अगर स्टेट की हम बात करते हैं तो विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, जो एक नेतृत्वकर्ता को यानी लीडर को जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं को उनको तभी दिया जा सकता है जब वो पद पर आसीन रहते हैं, या पद पर न रहने के बाद जो सुविधाएं देने के विधान हैं वो पद पर न रहने के बाद भी मिलते हैं। लेकिन यदि संसद में सांसद के रूप में राहुल गांधी जी जब तक आसीन रहे तब तक उनको वह सुविधा आवास की रहने की मिलती है जो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, तो उनको वो सुविधा मिली। जैसे ही उनकी सदस्यता गई, सांसद होने की सदस्यता जैसे ही उनकी गई, तो उनको जो सांसद को सुविधाएं दी जाती हैं उस सांसद की सुविधाओं से उन्हें वंचित किया गया। उसी के प्रकाश में उनको घर खाली करना पड़ा। लेकिन आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उनकी सांसद की जो
पदास्थिति है वो अगर पुनर्स्थापित होती है, चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से चाहे किसी और माध्यम से, तो उनको जो सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं वो सुविधाएं उनको नए सिरे से फिर प्रदान की जाएंगी। वो सुविधाएं उनको पाने का विधिक अधिकार है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी मान्यता पुनर्स्थापित हो, पहला प्रश्न ये है। दूसरा, मान्यता पुनर्स्थापित होने के बाद उनको क्या क्या अधिकार प्रदान हो, यानी उनको एसेंशियल एमिनिटीज़ क्या मिलेंगी, उनको अपनी सुविधाएं क्या मिलेंगी। वो सुविधाएं जो एक सांसद को मिलती हैं देश के, वो संविधान की संवैधानिक व्यवस्था जो है उसके अनुसार उनको सारी सुविधाएं पुनर्स्थापित होंगी। जो नगर निगम क्षेत्र में जो स्टैंड होते हैं पार्किंग के लिए, वाहनों के स्टैंड जो होते हैं, मोटरसाइकिल हो, चौपहिया वाहन हो, तो ये जो स्टैंड होते हैं तो इन पर जो कर होता है, जो कर लिया जाता है स्टैंड पे, उनका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? देखिए, नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत ये प्रोविज़न है कि कोई भी एरिया, जिस एरिया में जो किसी स्टैंड को स्थापित करना है, तो नगर निगम वहाँ का प्रॉपर टेंडर करेंगी। उस टेंडर में जो बिडर्स होंगे, उन बिडर्स में जो अधिक कर दे रहे होंगे नगर निगम को, उनको वो टेंडर अलॉट करेंगे। अभी जैसा पूर्व की प्रथा में ऐसा ही होता रहा है। अभी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हम यूपी की बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव्स के माध्यम से जो नगर निगम के ठेके होते हैं स्टैंड के, उन पर प्रतिबंध लगाया। वो इसलिए लगाया कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है या उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट आई होगी कि जो स्टैंड है, उन स्टैंड में बहुत सारे स्टैंड अवैधानिक तरीके से भी संचालित होते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो शांति व्यवस्था है उस पर व्यवधान आता है। तो ऐसी परिस्थिति में यूपी गवर्नमेंट ने अभी जो ठेकेदारी प्रथा थी स्टैंड की, उस पर प्रतिबंध लगाया। उस प्रतिबंध को हो सकता है ये जो निकाय के चुनाव हैं, इन निकाय के चुनाव के होने के बाद नए तरीके से, नए नियमों के अनुसार पुनः प्रारंभ कर दिया जाए। लेकिन जो नगर निगम अधिनियम है उसके अंतर्गत नगर निगमों को यह अधिकार है कि वो अपने परिसीमा के अंतर्गत जहाँ जहाँ भी प्रतिष्ठान है, जहाँ जहाँ भी ये आवश्यकता है कि स्टैंड को स्थापित किया जाना चाहिए, चाहे वो सार्वजनिक बाजार हों, चाहे वो कोई मॉल हो, चाहे वो कोई भी प्रतिष्ठान हो जहाँ जिनके बाहर बहुत सारे लोगों का आवागमन है और वहाँ पे उन्हें स्टैंड स्थापित करना है, तो नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत वो प्रोविजंस को फॉलो करते हुए टेंडर का जो भी अलॉटमेंट है या टेंडर में जो भी ऑक्शन है वो किसी के नाम कर सकते हैं। वकील साहब, पंजाब में वारिस पंजाब दे बड़ा चर्चा में है, अमृतपाल। तो वारिस पंजाब दे जो पार्टी थी उसको कॉपी करते हुए उसकी लोकप्रियता हासिल करने के लिए अमृतपाल ने वारिस पंज आपदे बनाई। अब वो देशद्रोह का मामला सामने आ रहा है, तो दर्शकों को जानना चाहूँगा मैं कि आप बताएं कि देशद्रोह में किन किन धाराओं का प्रयोग किया जाता है और इनमें क्या क्या प्रावधान है और किस तरह से सजा का प्रावधान है। देखिए, जिस तरीके से अमृतपाल का मामला है वो बहुत ही गंभीर इसलिए है कि उनके लिए यह विचारधारा और उनके जो कार्य हैं उससे यह एस्टेब्लिशमेंट कि वो एक देश में ही एक पृथक देश बनाने के लिए प्रयासरत है, यानी वो खालिस्तान समर्थक हैं। ये हम लोगों को भी मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जानकारी में आया, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति, क्योंकि भारतीय संविधान में अखंड भारत जो है उसमें भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, यानी अनेकता में एकता, यह भारत की खूबसूरती है और इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की स्थापना की तो वो निश्चित रूप से इस विषय को ध्यान में रखते हुए की और इसी तरीके से चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसको भारतवर्ष में रहने का अधिकार है, उसको सारी सुविधाओं को पाने का अधिकार है, उसको संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत अपने जो भी उनके राइट हैं उनको लेने का अधिकार है। लेकिन देश की अखंडता, देश के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करने का बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली
मीडिया के माध्यम से ही कि अमृतपाल की जो गिरफ्तारी हुई वो एनएसए के अंतर्गत की गई। तो इन्होंने देशद्रोह का कृत्य किया और देशद्रोह का जो कृत्य है वो आजीवन कारावास से लेकर के फांसी की सजा तक के प्रोविजंस के अंतर्गत आता है। जो एनएसए में स्पेसिफिक सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एक्ट किया गया है किसी के द्वारा और उस पर उनके ऊपर किन सेक्शन को इम्पोज किया जाएगा और उसका जो ट्रायल होगा उस ट्रायल में उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा। ये 3 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर एनएसए की कार्रवाई होने के बाद ट्रायल उनका चलाया, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। अब ऐसी परिस्थिति में एनएसए के अंतर्गत जो अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई तो उनके ऊपर एलिगेशन यही है कि वो देशद्रोह कर रहे हैं, वो देश के साथ में देश में रहते हुए एक पृथक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों को इस बात के लिए भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं को इस बात के लिए भड़का रहे हैं कि आप एकत्रित होइए और विद्रोह करिए। तो ये जो कृत्य है ये कृत्य गंभीरतम अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में जो आईपीसी के गंभीर सेक्शंस हैं उनके साथ ही साथ एनएसए की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अपने आप में आजीवन कारावास या फांसी की सजा तक के प्रोविजंस को प्रदर्शित करती है। और इसमें जो इनके खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड हुई, जिसमें इनकी अरेस्टिंग हुई, जिसमें इनको अब ट्रायल फेस करना पड़ेगा, वो इन गंभीर धाराओं के अंतर्गत ही होगा जिसमें सज़ा के जो प्रोविजंस हैं मैंने दर्शकों को बताए उसके अनुसार इनको सज़ा भी मिल सकती है। जी वकील साहब, एक अगला सवाल दिल्ली के सीएम केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। शराब नीति घोटाले में जिस तरह से उनसे सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की थी, तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप बताएं कि अगर दोष सिद्ध होता है जैसे कि मनीष सिसोदिया, उसके पहले सत्येंद्र जैन, और इन केस अगर जो पूछताछ हो रही है उसमें अगर इनका अरविंद केजरीवाल का दोष अगर कुछ सिद्ध होता है और इन केस अगर उनको इस्तीफा देना पड़ा पद से जैसे कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का मामला रहा, तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अगर इस्तीफा दे देंगे तो इसके बाद वो वहाँ की संभालेगा कौन चार्ज? आपका प्रश्न तो ये राजनीतिक है, विधिक तो कम है, लेकिन मैं इसको विधिक रूप से प्रस्तुत करता हूँ। जो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं माननीय केजरीवाल जी, केजरीवाल जी के ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो एलिगेशन किसी केस से उनको कोरिलेट किया गया है और उस केस में उनका इन्वॉल्वमेंट जो इंक्वायरी हो रही है उसमें माना जा रहा है और इसी संबंध में उनसे जो जांच के दौरान पूछताछ की गई वो की गई। यहाँ पर अगर उनके खिलाफ भी कोई एविडेंस होता है तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम रहते हुए सिसोदिया जी की अरेस्टिंग हुई और उनको अपने पद से त्यागपत्र देने का प्रोसेस हुआ और जो लीगल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट हो सकती थी हुई, उसी तरीके से ये तो विधान है, यानी भारतीय संविधान से बढ़ के कोई भी पदासीन व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा और वो इस एलिगेशन में इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ प्राप्त हुआ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जिसमें लगता है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ हम चार्जशीट प्रस्तुत कर सकते हैं, तो गंभीर अपराध होने की दशा में उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है और उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है और उसके बाद जो उनके दल का नेतृत्व करने वाला नेतृत्व करता होगा उसको भी उस पद पर आसीन होने का हो सकता है अधिकार मिले। जी वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे, आपका बहुत बहुत आभार। धर्मेंद्र सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता वकील आपका में हमारे साथ थे जो दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। वकील आपका में आज फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।